डियर स्टूडेंट्स, मार्क्स के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करते समय आज हम उनके एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत वर्ग संघर्ष पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को स्पष्ट है कि मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के द्वारा यह स्पष्ट किया कि जो आर्थिक तत्व है, अर्थ है, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इतिहास को बनाने में। और इतिहास के निर्माण की इस प्रक्रिया में एक सिद्धांत और जो उन्होंने स्पष्ट किया, उसके अनुसार जब एक वर्ग साधनों पर नियंत्रण करने लग जाता है और धीरे धीरे उसी के अनुरूप उत्पादन के संबंध विकसित होने लग जाते हैं, तब समाज वर्ग विभाजन के आधार पर बंटना शुरू हो जाता है। जो वर्ग उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण करता है वो शोषक, और जो उत्पादन के साधनों पर निर्भर हो जाता है वो शोषित के रूप में उभर कर आता है। ये देखिए, मैंने स्पष्ट किया। पहला जो मैंने एरो बनाया, उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंधों से क्या होता है, दो चीज़ें विकसित होती हैं कि उत्पादन के साधनों के आधार पर उत्पादन के संबंध बनते हैं। उत्पादन के संबंध कैसे बनते हैं? एक वर्ग वो जिसका साधनों पर नियंत्रण होता है और दूसरा वर्ग वो जो साधनों पर निर्भर होता है। तो जो नियंत्रण करता है वह कौन होता है? शोषक। और जो नियंत्रित होता है, कंट्रोल हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? शोषित। तो एक वर्ग हो गया शोषक का और एक वर्ग हो गया शोषित का। मार्क्स ने इसे स्पष्ट करते हुए बताया कि चूंकि एक वर्ग और दूसरा वर्ग दोनों का आधार अर्थ ही है, तो एक वर्ग दूसरे के ऊपर निर्भर रहने लग जाता है। फलतः दोनों वर्गों में अपने अपने हितों के लिए संघर्ष होता है और वह संघर्ष के कारण जब एक वर्ग की, श्रमिक वर्ग की, जो अधिक होता है संख्या में, उसकी श्रम के अनुरूप, उसकी मेहनत के अनुरूप उसको नहीं मिलता है, तो वह असंतुष्ट रहने लग जाता है। और ये जो असंतुष्ट वर्ग होता है वो धीरे धीरे असहयोग करता है, आक्रोश व्यक्त करता है, हड़ताल करता है। और ये जो संघर्ष होता है एक लंबी अवस्था तक चलते चलते द्वंद्ववाद के सिद्धांत के अनुसार इस संघर्ष की परिणति किस में होती है? क्रांति में होती है, परिवर्तन में होती है। ये व्यवस्था में कैसे काम करती है? उदाहरण के लिए उन्होंने बताया कि इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के इस चरण में, इतिहास के विकास के चरण में एक अवस्था ऐसे आती है जब पूंजीवाद अपने चरम पर होता है। जब पूंजीवाद अपने चरम पर होता है तो पूंजीपति शोषक और श्रमजीवी या श्रमिक वर्ग शोषित की भूमिका में होता है। क्यों? क्योंकि जो पूंजीपति होता है वो निरंतर अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के कारण अपने अर्जित व संचित लाभ में वृद्धि करता रहता है। और एक समय ऐसा आता है कि बिना श्रम और बिना विनियोग किए भी उसकी संपत्ति बढ़ती रहती है, जबकि जो श्रमिक होता है वो अपने श्रम का उतना मूल्य प्राप्त नहीं कर पाता और वो सदैव किस पर निर्भर रह जाता है कि श्रम का विक्रय करे तब उसकी आजीविका चलती है। फलतः इस वर्ग की जो निर्भरता होती है वो बढ़ती जाती है। मार्क्स के अनुसार वैसे समाज में पूंजीपति, मध्यम और श्रमिक तीन वर्गों की उपस्थिति प्रारंभिक अवस्था में होती है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, मैंने देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे ये बनाए हैं आपके सामने। ये स्पष्ट करने के लिए बनाए हैं कि प्रथम स्टेज में पूंजीपति भी है, श्रमिक भी है, लेकिन कुछ समय के लिए मध्यम वर्ग भी है। लेकिन जब बहुत अधिक समय इस प्रतिस्पर्धा में मध्यम वर्ग नहीं टिक सकता, तो ये जो देखिए मध्यम वर्ग है, सेकंड देखिए, जो मध्यम वर्ग है वो किस में सम्मिलित हो जाता है? वो श्रमिक वर्ग के साथ सम्मिलित हो जाता है। थर्ड स्टेज में वो अवस्था आती है कि जो पूंजीपति वर्ग है वो अधिक साधनों पर नियंत्रण करने के कारण बहुत छोटा होता जाता है, कम होते हैं, लेकिन जो श्रमिक वर्ग इंक्लूडिंग मिडिल क्लास वो बहुत बड़ा होता चला जाता है। तो इसका मतलब कम वर्ग, कम लोग अधिक संसाधनों पर नियंत्रण करके अधिक लोगों का शोषण करते हैं। फलतः जो पूंजीपति होता है उसका बाजार विनियोग भी बढ़ता है, बाजार भी बढ़ता है, विनियोग भी बढ़ता है। वो अपने और बाजार के विस्तार के लिए अन्य देशों में बाजारों की तलाश करता है, परिवहन का विकास करता है, संचार के साधनों का विकास करता है और सुविधाओं का विकास करता है। तो फलतः क्या होता है? पूंजीपति का विनियोग बढ़ता जाता है, पूंजीपति के लिए बाजार खुलते जाते हैं और पूंजीपति का लाभ
बढ़ता जाता है। लेकिन होता क्या है, ये संघर्ष की और तीव्रता से लेकर जाता है श्रमिक वर्ग को पूंजीपति के अगेंस्ट। जबकि इसके विपरीत देखिए, श्रमिक वर्ग श्रम कर रहा है, लेकिन उसकी श्रम करने की तो क्षमता बढ़ती जा रही है, लेकिन उसकी क्रय शक्ति कम होती जा रही है। तो धीरे धीरे क्रय शक्ति कम हो जाने के कारण उसमें अपने वर्ग के प्रति एक भाव आता है, असंतोष अभिव्यक्ति का। तो असंतुष्ट लोगों का एक वर्ग बनता है, जिसको धीरे धीरे क्या मिलता है, एक संगठनात्मक आधार मिलता है। तो ये जो संगठनात्मक आधार मिलता है, यही उनकी वर्ग चेतना के कारण उनको एक करता है। फलतः श्रमिक संघर्ष करने के लिए तैयार होता है, श्रमिक विरोध करने के लिए तैयार होता है, लेकिन अब वो जो विरोध करता है वो केवल उसका विरोध नहीं होता, वो किसका विरोध होता है, वो पूंजीपति का भी विरोध होता है, वो पूंजीवादी राज्य का भी विरोध होता है, वो पूंजीवादी विचारधारा का भी विरोध होता है, वो पूंजीवादी समाज का भी विरोध होता है। अर्थात पूंजीवादी विचारधारा और साधनों से, मूल्यों से संबंध जुड़ी हुई कोई भी व्यवस्था अब श्रमिक की क्रांति या श्रमिक के विरोध के निशाने पर होती है। फलतः ये संगठित वर्ग क्रांति करता है और उस क्रांति के बाद में वर्ग विभेद समाप्त हो जाता है। वर्ग विभेद की समाप्ति के बाद में एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की संरचना, समाज की जो स्थिति उत्पन्न होती है, ये जो स्थिति होती है, इसको साम्यवादी समाज के रूप में मार्क्स ने परिभाषित किया है। लेकिन मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि इतिहास सिर्फ संघर्षों का इतिहास नहीं है, इतिहास ये भी स्पष्ट करता है कि उसमें परस्पर सहयोग, समन्वय और आपसी सह अस्तित्व के द्वारा भी इतिहास का विकास हुआ है। दूसरी इस आधार पर आलोचना की जाती है कि वर्ग की जो संरचना है वो अस्पष्ट है, क्योंकि सदैव एक ही वर्ग नहीं रहता, सिर्फ श्रमिक वर्ग ही नहीं होता, और भिन्न स्वरूप में, भिन्न कार्यों के लिए, भिन्न उद्देश्य के लिए और भी बहुत से वर्गों का अस्तित्व समाज में होता है। तो अन्य वर्गों के अस्तित्व को भी हम भुला नहीं सकते हैं। और ऐतिहासिक प्रमाण भी ये सिद्ध करते हैं कि अगर वर्ग संघर्ष के आधार पर क्रांति हुई है तो वो क्रांति सदैव अंतिम निष्कर्ष या अंतिम विकल्प के रूप में नहीं मानी जा सकती, क्योंकि चीन में जब हम इस साम्यवादी क्रांति देखते हैं तो उन्होंने अपने देशीय संदर्भ में, राष्ट्रीय संदर्भ में साम्यवाद की व्यवस्था को अपनाया। जब हम सोवियत संघ का एग्जाम्पल देखते हैं तो 1990 के पश्चात में हमने साम्यवादी व्यवस्था के आधार पर बनाएगी, साम्यवादी विचारों के आधार पर बनाएगी उस व्यवस्था का भी पतन देखा। और हमारे सामने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पूंजीवादी देश भी हैं, फ्रांस जैसे, जिन्होंने साम्यवादी व्यवस्था के द्वारा उत्पन्न विश्लेषण को समझकर, उसको गहराई से उसका अध्ययन करके ऐसे सुधार प्रस्तुत किए जो श्रमिकों के स्वास्थ्य की, आवास की, निवास की, शिक्षा की और चिकित्सीय सुविधाओं को से उनको लाभ पहुंचा रहे थे। तो कहने का आशय ये कि यद्यपि मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का सिद्धांत देकर ये स्पष्ट किया कि वर्ग संघर्ष से परिवर्तन की ओर प्रवृत्त हुआ जाता है, क्योंकि समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है, लेकिन इस सिद्धांत का महत्व इस अर्थ में माना जा सकता है कि हर वर्ग संघर्ष का अंत साम्यवादी राज्य में नहीं होता, लेकिन हर वर्ग संघर्ष से हम सुधार की अन्य अपेक्षाएं और संभावनाओं को महत्वपूर्ण बना सकते हैं।